नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोगों को सबसे पहले वो देख लेने हैं ताकि आज का जो लेक्चर है या फिर आने वाले हमारे जितने भी लेक्चर होंगे उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आप लोगों के सामने है संविधान सभा का गठन। लास्ट का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने संविधान की मांग जो टॉपिक था वो कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। अब संविधान की जो मांग थी उसके बाद में संविधान बनाना था। अब संविधान बनाने के लिए पूरे देश से कुछ प्रतिनिधियों को इकट्ठा करना था, एक सभा बनानी थी। उस सभा के अंदर संविधान का जो स्ट्रक्चर था वो तैयार करना था, कंप्लीट करना था। उसी के लिए ये संविधान सभा का गठन किया गया था। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया था, इसके लिए क्या क्या प्रस्ताव आए थे। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 की बात है। संविधान सभा के गठन के लिए कैबिनेट मिशन योजना सरकार के द्वारा बनाई गई। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया, एक योजना बनाई और उसे कहाँ भेजा गया, भारत भेजा गया। अब इस योजना के तहत क्या करना था, संविधान सभा का गठन करना था। उससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जो कैबिनेट मिशन है, जो कैबिनेट मिशन योजना है उसे पढ़ना पड़ेगा। जब तक कैबिनेट मिशन योजना हमारी समझ में नहीं आएगी तो हमें संविधान सभा का जो गठन है, संविधान सभा है, वो अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कैबिनेट मिशन। इससे पहले हमें कैबिनेट मिशन की योजना को समझना होगा। कैबिनेट मिशन 1946 के नाम से ये फेमस है। कैबिनेट का मतलब आप समझो, आपने न्यूज़ में कई बार देखा है कि कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट मिनिस्टर ने ये बयान दिया या कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसले लिए गए। तो ये कैबिनेट है क्या, ये गवर्नमेंट की एक तरीके से क्या होता है कि गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट में आप लोग देखोगे कि जो लोकसभा है उसमें कितने मेंबर होते हैं। अगर मैं सत्ता की बात करूं तो उसमें कितने होते हैं, लगभग 242 मेंबर मेजोरिटी के लिए चाहिए, सरकार बनाने के लिए चाहिए। और अगर मैं मान लेता हूं कि 242 ही मेंबर सत्ता में हैं, तो 242 मेंबर का अगर कोई हमें डिसीजन लेना है इनके द्वारा तो हमें 242 को बुलाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 242 को ना बुला के हम कुछ मिनिस्टर बना लेते हैं, कुछ मिनिस्टर बना लेते हैं जिन्हें मिनिस्ट्री के जो पद है वो सौंप दिए जाते हैं ताकि देश का जितना भी कार्य है वो स्मूथली चलता रहे। आपने देखा होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर है, चाहे फिर एविएशन मिनिस्टर है, जितने भी मिनिस्टर हैं, चाहे फिर वो आपने होम मिनिस्ट्री देखी होगी या रेल मंत्रालय है उसका मिनिस्टर आपने रेल मंत्री देखा होगा। तो ये सब मिनिस्टर हैं। इनमें से भी कुछ परसेंट मिनिस्टरों को सेलेक्ट किया जाता है और उससे बनाई जाती है कैबिनेट। जो मिनिस्ट्री है वो बनाई जाती है कैबिनेट। उसे आप बोलते हो कि कैबिनेट के जो मंत्री हैं ये इतने मंत्री हैं, और ये जो हैं जब भी कोई देश के पक्ष में या कोई भी फैसला लेना होता है तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और ये सारे मेंबर उसमें मौजूद होते हैं ताकि जो फैसला है वो आसानी से लिया जा सके और काफ़ी मेंबरों की भीड़ ना हो सके। तो आप कैबिनेट से समझो कि कैबिनेट के वहाँ के कौन थे, एक मंत्री थे। और ये मिशन का मतलब क्या है, एक टारगेट था कि भारत में आप लोगों को जिस काम के लिए भेजा जा रहा है वो काम आप लोगों को करके आना है। कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक महत्वपूर्ण मिशन था जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता से पहले एक संवैधानिक ढांचा तैयार करना और सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम बनाना था। यानी कि इसने क्या करना था कि जैसे ही देश को भारतीयों को सौंपा जाएगा, जो देश की सत्ता है वो भारतीयों को सौंपी जाएगी, उससे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान तैयार हो जाना चाहिए। और दूसरा क्या काम था, ताकि प्रक्रिया जो हस्तांतरण है, जो देश को भारतीयों को देश सौंपा जाना है उसका जो प्रक्रिया है वो आसान हो सके। ब्रिटेन से भेजे गए 3 प्रमुख मंत्री। अब इस कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे वो देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले एक मंत्री थे इसमें, सर स्टेफर्ड क्रिप्स।
क्रिप्स मिशन का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। ये इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। आप लोग जानते हो कि कोई भी एक तरीके से मिशन होता है या फिर कोई भी कमेटी होती है, उसका एक मेंबर होता है जिसे हम अध्यक्ष बना लेते हैं। तो ये क्या था, अध्यक्ष था, और इन दोनों की रिपोर्टिंग इस अध्यक्ष को होती थी। लॉर्ड पैटिंग लॉरेंस ये भारत के सचिव थे। आप जानते हो कि सचिव कौन होता है, सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी कौन होता है, जो वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर होते हैं उन्हें ही सेक्रेटरी की पोस्ट दी जाती है 15 साल बाद, 20 साल बाद। तो ये क्या होते हैं, एक तरीके से आईएएस ऑफिसर होते हैं। एल.वी. अलेक्जेंडर ये नौसेना के मंत्री थे, यानी कि कानून के जानकार थे, और राजनीति से भी ये अच्छी जो नॉलेज है वो रखते थे। इन तीनों लोगों को एक योजना के तहत भारत भेजा जाता है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य क्या क्या थे, अब ये यहाँ पर क्या क्या काम करने आए थे। पहला उद्देश्य देख लेते हैं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को तय करना, भारत के लिए संविधान सभा की स्थापना करना। अब बार बार आ रहा है कि संविधान सभा, अब संविधान सभा ये थी क्या। मान लो कि ये स्ट्रक्चर है, किसी भी हॉल का देख सकते हो और किसी भी आप एक सभा का देख सकते हो जहाँ पर ये लोग बैठेंगे आकर, और ये पूरा का पूरा ब्रिटिश भारत है, या एक तरीके से आप भारत देख लो, जिसमें उस समय पे पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, और असम वगैरह, ये सारे के सारे जो राज्य थे, देश थे, कम इसके अंदर क्या आते थे। अब इन्होंने कहा कि इस संविधान सभा में, यानी कि संविधान बनाने के लिए हमें एक सभा बनानी पड़ेगी, और जब सभा बनानी पड़ेगी, ये जो संविधान बनेगा इसके जो रूल रेगुलेशन होंगे वो देश के प्रत्येक व्यक्ति को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो इसलिए इसे बनाने के लिए देश के हर एक व्यक्ति का योगदान होना चाहिए। तो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई जितने भी प्रांत हैं, जितने भी राज्य हैं, उनके कुछ प्रतिनिधि लो, और लेने के बाद में जो प्रतिनिधि होंगे उन्हें यहाँ पर लाकर संविधान सभा में बैठाओ, और ये लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, मीटिंगें करेंगे और संविधान को बनाएंगे। तो ये जो संविधान सभा में लोग थे ये कुछ अलग से नहीं थे। जैसे आप देखते हो कि आज लोकसभा है या आपने देखा कि राज्यसभा है, तो लोकसभा में जो मंत्री होता है, आपने देखा होगा कि देश भर में क्या होती हैं, कुछ सीटें होती हैं। किसकी होती हैं, लोकसभा सीट। लोकसभा, फलानी लोकसभा सीट से वह व्यक्ति खड़ा हो रहा है टिकट पे, फलानी से ये खड़ा हो रहा है, ढिकानी से ये हो रहा है। तो ये क्या है, एमपी हैं, और ये एमपी देश भर से चुनकर आते हैं, और बैठते कहाँ हैं चुनने के बाद में, ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, संसद में बैठते हैं, और वहाँ पर जो भी कानून बनेगा, जो भी बिल लाया जाएगा, एक्ट बनेगा देश के लिए, वो ये लोग ही पारित करते हैं। तो उस समय पर भी ऐसा ही हुआ था कि जितने भी ये सभी पूरे देश से जो प्रतिनिधि इकट्ठे किए गए, उन्हें एक हॉल में बैठाया गया, और इसके अंदर जब ये प्रतिनिधि किस लिए बैठे, संविधान को बनाने के लिए, इसलिए इसे बोला गया संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा। संघीय सरकार का निर्माण करना, दूसरा काम क्या था, संघीय सरकार का निर्माण करना, केंद्र और राज्य प्रांतों के बीच शक्ति संतुलन का निर्धारण करना। अब संघीय का मतलब क्या होता है, यूनियन, यानी कि एक गवर्नमेंट होगी, यूनियन गवर्नमेंट होगी, उसके चारों तरफ क्या होंगे, प्रांत होंगे। जो राज्य आज आप देख सकते हो, दिल्ली में गवर्नमेंट बैठी हुई है जिसे आप केंद्र सरकार बोलते हो, उसके साथ में कौन कौन राज्य जुड़े हैं, 28 के 28 राज्य जो भारत के हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। इसकी अपनी शक्ति है, इनकी अपनी शक्ति है, और एक कॉन्सेप्ट होता है फेडरलिज्म का, यानी कि इसकी केंद्र सरकार की और राज्यों की जो शक्ति होती है उसमें संतुलन बना रहे, इनका आपस में कोई भी टकराव ना हो। तो इस जो कैबिनेट मिशन था इसका एक टारगेट क्या था, संघीय सरकार का निर्माण करना, केंद्र और प्रांत, केंद्र मतलब जैसे हम देखते हैं दिल्ली की सरकार है जो केंद्र की सरकार है, और प्रांत मतलब राज्यों के बीच का संतुलन, ये प्रांत मतलब राज्य के शक्ति का संतुलन इन्हें निर्धारण करना था। हिंदू मुस्लिम विवाद का समाधान, उस समय आप देख रहे थे कि जो जिन्ना था वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा था बराबर, इसलिए उनके बीच में क्या हो रहा था, एक तरीके से टकराव का माहौल बन रहा था। उसके भी एक तरीके से विवाद को सुलझाने का काम इसने किया। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग बराबर कर रही थी, जबकि कांग्रेस अखंड भारत चाहती थी। कांग्रेस चाहती थी कि भारत के टुकड़े ना हो, लेकिन जिन्ना जो है अपनी बात पे अड़े हुए थे और उन्हें अलग पाकिस्तान, एक अलग राज्य चाहिए था। कैबिनेट मिशन की प्रमुख सिफारिशें क्या थी,
अब उसने क्या की, सिफारिशें की कि भाई क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, भारत का विभाजन नहीं होगा। कैबिनेट मिशन ने कहा कि भाई भारत के विभाजन के पक्ष में हम नहीं हैं, जो दो स्टेट थ्योरी है उसके पक्ष में हम नहीं हैं। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को इन लोगों ने खारिज कर दिया। संघीय सरकार का गठन, भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाए रखते हुए एक संघीय संरचना या फेडरलिज्म की स्थापना करने का प्रस्ताव इन लोगों ने रखा। 3 समूहों में प्रांतों को इन्होंने विभाजित कर दिया, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या फिर रियासतें थी या जितने भी राज्य थे, प्रांत थे, उन्हें इन्होंने 3 भागों में बांट दिया, जिसे समूह ए, समूह बी और समूह सी कहा गया। पहले में देख लेते हैं समूह ए में क्या था। हिंदू बहुल प्रांत में कौन कौन से थे, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत और उड़ीसा। ये वो राज्य थे, वो प्रांत थे जिसमें हिंदू की जो मेजोरिटी थी वो ज़्यादा थी। दूसरे कौन से थे, समूह बी, मुस्लिम बहुल प्रांत। इसमें क्या था, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, NWFP, ये सारे के सारे कौन से थे, ये मुस्लिम बहुल राज्य थे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था उसने ए बी जो समूह बनाए वो इस बेस पर बनाए कि वो धार्मिक चीज़ों को देख रहे थे, कि धर्म के आधार पर उन्होंने लोगों को एक तरीके से प्रांतों को डिवाइड कर दिया। जब सी समूह की बात देखते हैं तो इसमें बंगाल और असम आते हैं। अब असम क्या था, हिंदू बहुल क्षेत्र था, बंगाल क्या था, मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, प्रशासन की सुविधा के लिए और लोकेशन को देखते हुए इन्होंने इन दोनों को एक जगह रखा, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। लेकिन मुस्लिम लीग इसके पक्ष में इसलिए थी क्योंकि मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी कि अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो बंगाल की जो मेजोरिटी है मुसलमानों की वो ज़्यादा होगी, और जब पाकिस्तान बनेगा तो बंगाल के साथ साथ हम असम को भी अपने में ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या बाद में, कि बंगाल का जो है पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया और जो पश्चिम बंगाल था वो कहाँ पे आ गया, वो भारत के अंदर आ गया। असम एक अलग जो प्रदेश था वो अलग बचा रहा। संविधान सभा का गठन, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें कितने संविधान जो सदस्य थे वो बैठने थे, 389। यानी कि संविधान बनाने के लिए जो सभा की जरूरत थी उसमें जो सीटें थी, जितने सदस्य आने थे उनकी संख्या कितनी थी, 389। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार का मतलब क्या है, जैसे ही संविधान सभा बनी, बनने के बाद में इसने 2 तरीके से काम किया। एक दिन ये संविधान बनाने का काम करती थी, दूसरे दिन ये देश को चलाने के लिए जो कानून थे उन्हें बनाने का काम करती थी। यानी कि इसने विधायिका का काम भी किया और इसने संविधान सभा का काम भी किया। विधायिका का मतलब होता है देश के लिए विधायक पास करके एक्ट बनाना, ताकि देश जो है सुचारू रूप से चल सके। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो देश की पहली संसद थी वो कौन सी थी, उसने या किसने उसका काम किया। तो जो संविधान सभा थी वो देश की पहली संसद कही जाती है, क्योंकि ये एक दिन कानून बनाने का कार्य करती थी, विधायिका का काम करती थी, और दूसरे दिन संविधान बनाने का काम करती थी। इसीलिए बोला जाता है कि जब तक कानूनी रूप से या संविधान के अकॉर्डिंग नई संसद नहीं बन जाती चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद में, तब तक ये संविधान सभा ही अंतरिम सरकार की तरह कार्य करेगी। इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए, वरना क्वेश्चन में वो आप लोगों को फंसा देगा। संविधान लागू होने तक एक अंतरिम सरकार बनाई गई। ये अंतरिम सरकार कौन सी थी, संविधान सभा ने ही अंतरिम सरकार का काम किया। कैबिनेट मिशन की विफलता क्या थी, अब ये क्या है, फेल कर गया। कारण क्या थे फेल करने के, मुस्लिम लीग ने पहले प्रस्ताव को स्वीकार किया, फिर अस्वीकार कर दिया, और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, जिससे दंगे भड़क गए। जो जिन्ना थे, जिन्ना को जब लगा कि ये मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे फांसने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मानेंगे नहीं, हमें पाकिस्तान अलग से नहीं देंगे। तो जो जिन्ना थे उन्होंने जो है डायरेक्ट एक्शन का एक तरीके से ऐलान कर दिया भारत के अंदर। तो जितने मुस्लिम बहुल राज्य थे वहाँ पर दंगे छिड़ गए। बंगाल में बहुत भारी मात्रा में दंगे हुए और काफ़ी लोग इस दिन मारे गए। ये दिन था 16 अगस्त 1946। और जो ये दिन था, यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये एक डार्क डे के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि बहुत भयानक दिन था देश के लिए। जब डायरेक्ट एक्शन की ये बात हुई थी तो काफ़ी लोग इसमें मारे गए थे।
कांग्रेस ने इसे सशर्त स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग छोड़ने से इनकार करने के कारण ये योजना विफल हो गई। कांग्रेस ने इसे मान लिया था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसका कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि वो जो टू स्टेट थ्योरी थी उसके पक्ष में नहीं थी। वो अलग पाकिस्तान को देना नहीं चाह रहे थे, वो अखंड भारत बनाने के पक्ष में थे, इसलिए मुस्लिम लीग ने उसे माना नहीं और ये जो कैबिनेट मिशन था वो फेल कर गया। अतः 1947 में भारत का विभाजन और स्वतंत्रता का निर्णय लिया गया। अब इस कैबिनेट मिशन का निर्णय क्या था? कैबिनेट मिशन का योजना का उद्देश्य भारत को एकजुट करना था, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेदों के कारण यह योजना सफल नहीं हो सकी और अतः 1947 में भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा था वो कोशिश करने के बावजूद भी हो गया। कैबिनेट मिशन के तहत जो समूह में बंगाल और असम को शामिल किया गया था, इसका आधार भौगोलिक निकटता और प्रशासनिक सुविधा था, न कि पूरी तरीके से धार्मिकता। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि असम में जो है बंगाल को मिलाया गया था या बंगाल में असम को मिलाया गया था, उसका कारण यही था कि प्रशासन में सुविधा रहे, इसमें धार्मिक कार्य नहीं था। जबकि समूह ए और समूह बी में धार्मिक आधार पर दोनों को प्रांतों को बांटा गया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर आप लोगों को पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हमारे लेक्चर आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, पूरा कंप्लीट कोर्स हम लोग कराएंगे। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, वरना वीडियो को अगर आप रिपीट करके देखोगे तो वो चीज़ भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।